रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एवीजी एनालिसिस में हम आगे बात कर रहे थे इस चीज की, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एसिडोसिस इसलिए है क्योंकि पीएच है 7.35 से नीचे। और देखते हैं रेस्पिरेटरी क्यों बोला, इसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टर्म क्यों आया। तो वो है ये, जो PCO2 वैल्यू है वो है 45 से ऊपर, और SCO3 वैल्यू है इसमें 22 से 28 नॉर्मल के बीच में। ये हमने बात की थी। ये एक्यूट केस है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या हम इसे बोल सकते हैं अनकंपनसेटेड। अभी तक कंपनसेशन शुरू नहीं हुआ है। और ये वाला केस है, ये है पार्शियली कंपनसेटेड, जिसमें CO2 और SCO3 दोनों बढ़े हुए हैं, बट इसके बावजूद भी जो पीएच है वो नॉर्मल नहीं हुआ है, वो अभी नीचे ही है, 7.35 के नीचे ही है। वो उसकी वैल्यू यानी पीएच की वैल्यू बढ़कर नॉर्मल नहीं हुई है, तो हम बोले पार्शियली कंपनसेटेड। इसमें तीसरा केस है, इसमें SCO3 ने बढ़ के जो घटा हुआ पीएच है उसे कर दिया है नॉर्मल। ये देखिए, ये पीएच हो गया नॉर्मल। इस केस को हम बोलेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अभी भी हम इसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल रहे हैं क्योंकि CO2 की वैल्यू बढ़ी हुई है। ठीक है, यहां तक की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अब हम बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। तो देखिए, सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है कि जब PCO2 की वैल्यू एबनॉर्मली हाई हो जाएगी, यानी कि 45 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर है इससे ऊपर हो जाएगी, तब होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हम सभी लोग जानते हैं कि जो लंग्स हैं हमारे, वो CO2 को वॉश आउट करते हैं और O2 को लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर में सप्लाई करते हैं और CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। और जो टिश्यू है, यहाँ पर में CO2 पैदा होती है, टिश्यू सेल के अंदर जब वो कोई चीज बर्न होती है तो उससे एनर्जी हमको मिलती है, और उससे जिसे बोलते हैं कि CO2 एक कंपोनेंट के रूप में बाहर निकलती है। तो अगर हम बात करें कि CO2 की वैल्यू कैसे बढ़ी, तो उसके लिए पहला केस आता है कि सब एल्वियोलर वेंटिलेशन वो इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में एल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं है। यानी कि जो, अगर हम बात करें यहाँ पे एल्वियोलाई के लेवल पे, जो O2 CO2 एक्सचेंज है वो इनएडिक्वेट है, मतलब CO2 यहाँ से पूरी तरह से लंग्स में नहीं आ पा रही है, और लंग्स के बाद फिर ऊपर वॉश आउट नहीं हो पा रही है, एक्सपायर नहीं हो पा रही है। तो पहला रीजन हो सकता है इनएडिक्वेट एल्वेओलर वेंटिलेशन। दूसरा हो सकता है कि CO2 ज्यादा बन रही है, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ये होता है हाइपर कैटाबोलिक डिसऑर्डर्स में। देखिए, दो टर्म होते हैं, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मींस होता है जब कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। जब चीज ब्रेक डाउन होगा तो उसमें CO2 जनरेट होगी। ठीक है, तो एनाबोलिक और कैटाबोलिक को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म, जिससे आगे जनरेट होता है टर्म मेटाबॉलिज्म। तो दूसरा रीजन हो सकता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CO2। पहला हो गया CO2 वॉश आउट नहीं हो रही है, यानी कि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है। दूसरा रीजन हो गया कि CO2 ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का, CO2 ज्यादा बन रही है, जैसा कि देखा जाता है हाइपर कैटाबोलिक डिसऑर्डर में। तीसरा हो सकता है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक बढ़ गया हो। अब हम देखते हैं तीनों कंडीशंस को वन बाय वन, जिनसे कि हमें पता पड़ेगा कि CO2 क्यों शरीर के अंदर में बढ़ रही है। तो पहला है इनएडिक्वेट एल्वुलर वेंटिलेशन, कि साहब वेंटिलेशन क्यों नहीं हो पा रहा, पर्याप्त क्यों नहीं हो पा रहा। इसका पहला रीजन हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कि साहब जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थी जिसमें हमें ब्रीदिंग करना था, उसका डिप्रेशन हो सकता है। ये आपका CNS से हो सकता है, मतलब जो ब्रेन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर किसी ड्रग से हो सकता है, जैसे कि अपन सडेशन देते हैं किसी मरीज को, है ना, सेडेटिव्स हो सकते हैं, है ना। तो उन किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में, या फिर ब्रेन का खुद का भी, ब्रेन के कारण भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि किसी भी कारण से अगर होता है तो होगा, CO2 का वॉश आउट कम, यानी कि CO2 शरीर से कम बाहर निकलेगी, है ना। जब ब्रीदिंग ही कम होगी तो CO2 कम बाहर निकलेगी, तो उससे भी हो जाएगा CO2 का लेवल हाई ब्लड के अंदर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें कि मसल्स ही काम करना कम कर दें, बंद कर दें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो डायफ्राम है वो ब्रीदिंग में अहम मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ब्रीदिंग के लिए, वो है डायफ्राम। अगर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होगा तो डायफ्राम भी कम मूव करेगा, जिससे कि आपका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी और CO2 रेज होगा। तीसरा हो सकता है लंग्स और चेस्ट वॉल डिफेक्ट। अगर भाई लंग्स में डिफेक्ट है कि उसके एल्वेलाई ही कम हो गए हैं, एल्वेलाई ही आपस में
मिल गए हैं, उनका जो वॉल है वो डिफेक्ट हो गई है, तो वहां पर भी CO2 प्रॉपर वॉश नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं भी पूरी ट्रैकिया या ब्रोंकाई है, ब्रोंकस में, उनमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो भी यहाँ पर में CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। फिर हो सकता है इनएडुकेट मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे है और हम उसे एडिक्वेटली वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मशीन की सेटिंग गड़बड़ है, यह बात होगी अपने ICU रिडन पेशेंट में, कि हमने वेंटिलेटर की सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं की हुई है तो वहां भी CO2 रिटेंशन होगा और रिजल्ट मिलेगा हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा रीजन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CO2, यानी कि हाइपर कैटाबोलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये एक चीज ऐसी होती है जिसमें कि आपका बॉडी टेम्परेचर है बहुत रेज रहता है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर रेज है तो उसके लिए सेल के अंदर की मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहेगी, और जब मेटाबॉलिज्म हाई रहेगी तो CO2 प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इसके आगे की बात करते हैं तो आता है थायराइड स्ट्रोम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाइपर थायराइड जो डिसीज है, हाइपर थायराइडिज्म जो है, उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है ना। शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं आपके थायराइड हार्मोन। तो हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन में हमको CO2 बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म बढ़ गई है। फ्यूक्रोमोसाइटोमा। फ्यूक्रोमोसाइटोमा होता है कैंसर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होती हैं छोटी छोटी, उन्हें बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उनके कैंसर को बोलते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा। और उन ग्लैंड में होते हैं जो अपने एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। ये सब्सटेंस जो है ना, वो सीक्रेट करती है। कौन? एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। तो फ्यूक्रोमोसाइटोमा में जब एपिनेफ्रॉन नॉन एपिनेफ्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये भी क्या करेंगे, ये भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे, और उससे मिलेगा हमें हाइपर कैटाबोलिक डिसऑर्डर के फॉर्म में CO2 का ओवर प्रोडक्शन। अर्ली सेप्सिस। सेप्सिस अगर हो गया, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, ब्लड में बैक्टीरिया खुला घूम रहा है, लेकिन अर्ली स्टेज में, उस स्टेज में भी CO2 का ओवर प्रोडक्शन होगा और हमें मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लिवर फेल्यूर। लिवर फेल्यूर में दोस्तों, जैसे अपन ने बात की थी यूरिया साइकिल में, कि जो लिवर है वो CO2 को अमोनिया के साथ जोड़कर, CO2 और अमोनिया को मिला के बनाता है यूरिया। अगर लिवर फेल्यूर हो गया तो जो यूरिया साइकिल है वो प्रॉपर नहीं चल पाएगी, वो हैम्पर हो जाएगी, और CO2 का NH3 से मिलना नहीं हो पाएगा, और CO2 फ्री अवेलेबल रहेगी ब्लड के अंदर, और बन जाएगा केस हाइपर कार्बिया, यानी कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, और आगे चलकर रिजल्ट मिलेगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तीसरा रीजन हो सकता है कि साहब CO2 का इंटेक बढ़ गया है। CO2 का इंटेक होता है रीब्रीदिंग ऑफ CO2 कंटेनिंग एक्सपायर्ड गैस। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें कि रीब्रीदिंग के चांस रहते हैं। बहुत सारे, अभी जैसे कोविड का सीन चल रहा है, तो मास्क है जो NRBM मास्क है, और भी जो फेस मास्क है, तो उनमें जो एक डेड स्पेस डेवलप होता है, जो डेड स्पेस रहता है, उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा रहती है, और उस CO2 को दोबारा से इनहेल कर लिया जाता है पेशेंट के द्वारा। इसे बोलते हैं रीब्रीदिंग। मतलब CO2 बाहर आई थी और वही CO2 उस मास्क में ट्रैप हुई, और ट्रैप होने के बाद में वापस से इनहेल कर ली गई पेशेंट के द्वारा, तो इसे बोलेंगे रीब्रीदिंग ऑफ CO2। तो वॉश आउट तो हो रही थी CO2, बट उसी CO2 को दोबारा से रीब्रीदिंग भी कर लिया गया। अब इसके बाद होता है एडिशन ऑफ CO2 टू इंस्पायर्ड गैस। जो इंस्पिरेशन में जो गैस लग रही है, अगर उसमें हमने CO2 को ऐड कर रखा है, CO2 किसी, ये पूरा जो ये वाला तीसरा वाला जो आपका क्राइटेरिया है, ये ज्यादातर बेड रिडन पेशेंट या फिर ICU पेशेंट पे लागू होता है। तो अगर हमने कुछ ऐसा टेक्निक लगा रखा है जिसमें कि हमने CO2 को ऐड किया हुआ है, तो वो CO2 भी अगर इंस्पायर्ड गैस में है तो भी CO2 की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी। इसके बाद आता है इंसफलेशन ऑफ CO2 इनटू बॉडी कैविटी। अगर हमने बॉडी कैविटी को CO2 से फुलाया है, जैसे कि हम ऑपरेशन में CO2 को एक पोर के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में इंड्यूस करके उसमें भर के और एब्डोमिनल कैविटी को फुला लेते हैं, जिससे कि हम उसमें ऑपरेट कर सकें, है ना। तो ये जो आजकल दूरबीन टेक्निक से जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें CO2 के जरिए पहले एब्डोमिनल कैविटी को फुलाया जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो CO2 क्या है, गैस है, और CO2 जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको आसानी से क्रॉस कर सकती है, फ्रीली परमिएबल है ये। तो ये क्रॉस करके ब्लड बैरियर के पार चली जाएगी और ब्लड में मिल जाएगी, और ब्लड में मिलने के बाद में ये CO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को
एसिडोसिस को अंजाम देगी।